नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर फेफाना में। और आज हम कक्षा 10 जो है उसके गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। और इसी कड़ी में आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 के गणित का अपने प्रश्नावली नंबर 1। ठीक है, तो प्रश्नावली 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम बात करें तो उसमें अपना पहला प्रश्न जो है वो है ये देखो, प्रश्न अपना ये 13,385 में अपने को भाग देना है 131 का। और इसके लिए कौन सी विधि को उपयोग में लेना है? सूत्र प्रावर्त्य योजित विधि। जी हाँ दोस्तों, सूत्र प्रावर्त्य योजित विधि का उपयोग में लेना है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं दोस्तों कि इस जो एक तो ये अपनी सूत्र प्रावर्त्य योजित विधि होती है और एक होती है सूत्र निखिलम। सूत्र निखिलम, ये दो विधियां हैं। इनमें क्या है, जैसे हम आधार मानेंगे, जैसे आधार, तो आधार हो गया अपने पास, जैसे 131 संख्या है तो आधार ले लिया हम लोगों ने कितना, 100। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, विचलन। विचलन का जो सूत्र अपना होता है वो क्या होगा, संख्या और माइनस आधार। क्या होगा दोस्तों, संख्या माइनस आधार, संख्या माइनस आधार। तो अपने को अभी देखो संख्या जो है वो कितनी दी हुई है, 131। तो यहाँ पे लिख दिया जी 131 माइनस आधार। आधार कितना है अपना, 100। तो 131 में से कितना घटा दिया, 100। कितना आ गया अपने पास, विचलन। विचलन कितना आ गया, 31 आ गया। अब इसमें अपने को ध्यान क्या रखना है, देखो सूत्र प्रावर्त्य जो विधि होगी, यदि विचलन अपना किस चीज़ का आता है, प्लस का। विचलन किसका आया, प्लस का। तो सूत्र प्रावर्त्य में विचलन को अपन निशान जो है वो चेंज करना होता है। जैसे यहाँ पे अपना विचलन प्लस का आया तो प्रावर्त्य में अपने इसको किसका लिखेंगे, माइनस का। माइनस का कितना लिखेंगे, 31। जबकि अपने पास यदि ये विधि हो, कौन सी, सूत्र निखिलम, तो इसमें विचलन चाहे तो आए प्लस का या फिर आए माइनस का। हमेशा विचलन को किस में लेना है, अपने को प्लस में लेना है। संख्या कोई सी भी हो सकती है। जैसे अपने पास 31 है तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, 31। अभी देखो सूत्र प्रावर्त्य योजित विधि से हम इसको हल करते हैं। देखो किस प्रकार से, सबसे पहले 3 खंड ऐसे बना लेंगे हम। ये हो गया अपना प्रथम खंड, ये हो गया द्वितीय खंड, और ये हो गया जी अपना कौन सा खंड है, ये हो गया तृतीय खंड। ठीक है, अभी देखो आधार में कितने जीरो है जी, इसमें 1 2 जीरो है, 2 जीरो है ना, 0 2 हो गए इसमें। तो इस साइड से देखो इकाई की तरफ से 1 अंक 2 अंक, ये वाले 2 अंक, अंतिम के 2 अंक इस खंड में आ जाएंगे। अंतिम वाले में अंतिम के अंक अंतिम खंड में आते हैं। बिल्कुल, अंतिम के जो अंक है वो कौन से खंड में आएंगे, अंतिम में। ये तो बहुत ईजी हो गया। फिर इसके बाद में ये वाले जो अंक बच गए, कितना बच गया, 133 ही है, इधर लिख देंगे ऐसे। देखो 133 लिख दिया। अभी यहाँ पे देखो विचलन, विचलन कौन सा है, विचलन अपना प्लस का ना। और हम लोगों ने क्या सीखा है कि जब प्रावर्त्य योजित विधि होती है तो उसमें विचलन का जो साइन है, साइन का मतलब क्या है दोस्तों, निशान। निशान को क्या करना होता है, चेंज करना होता है। जी हाँ बिल्कुल। तो अपने पास यहाँ पे विचलन प्लस का है तो इसको किस में ले लेंगे, हमें माइनस में। तो यहाँ लिख रहा हूँ जी मैं, पहले देखो इतना लिख दिया 131। इसके बाद में 31 किसका आ गया, प्लस का। फिर इसको किस में बना देंगे, माइनस में। लेकिन देखो ये तो 31 प्लस का था ना दोनों, इसको अलग अलग बना लेंगे। इसे माइनस का 3 और माइनस का कितना, 1। इस प्रकार बनाने को हम क्या बोलते हैं, प्रावर्तित अंक। क्या बोला जाता है दोस्तों, प्रावर्तित अंक। जी हाँ बिल्कुल ठीक सुना आपने, प्रावर्तित अंक। अब देखो ये जो 1 है इसको हम ऐसे कैसे यहाँ उतार देंगे, 1 ऐसे कैसे आ गया। अब 1 को मैं इससे गुणा करूंगा, 1 को किससे गुणा करूंगा, -3 से। तो -3 को 1 से गुणा किया, कितना आ गया, -3 यहाँ पे लिख दिया। फिर 1 को -1 से गुणा करूंगा, कितना आ गया, -1 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसके बाद में देखो 3 में से 3 घटा दिया, 3 में से 3 घटाया, कितना बच गया, 0। यहाँ पे 0 लिख दिया। अब क्या करेंगे, इस 0 को इससे गुणा करेंगे। 0 को गुणा कर दिया -3 से, कितना आ गया, 0। फिर 0 को गुणा कर दिया -1 से, कितना आ गया, 0 आ गया। अभी देखो फिर यह है 3, इनमें से 1 घट जाएगा, 3 में से 1 घट गया, कितना बच गया, 2। फिर 2 को गुणा करेंगे किससे, -3 से। 2 को -3 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, -6। फिर 2 को -1 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया,
2। अभी देखो ये आ गया अपना भागफल, जो मध्य का खंड होता है ना, दूसरा खंड, ठीक है ना, इस खंड में क्या प्राप्त होता है अपने को, भागफल। अंतिम जो खंड है इसमें क्या प्राप्त होगा, शेषफल। क्या प्राप्त होगा जी अपने को, शेषफल। और इस खंड में जो संख्या होती है उसे हम क्या बोलते हैं, भाजक। क्या बोलते हैं इसको, भाजक। तो अभी देखो ये 102 भागफल आ गया, शेषफल अभी प्राप्त करना बाकी है। तो देखो क्या करेंगे, 5 में से कितने घटाने हैं, 2, कितना आ जाएगा 3। फिर 8 में से कितने घटाने हैं, 6, कितना आ गया 2। अब क्या करेंगे, लिख दें यहाँ पे अतः भागफल। क्या लिखेंगे, अतः भागफल कितना आ गया 102, तथा क्या भाई, शेषफल। शेषफल कितना आ गया अभी अपने पास है 23। इसके बाद में अपने पास है प्रश्न नंबर 2। देखो कौन सा है, ये देखो दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, 15 का घनफल निखिलन विधि से ज्ञात कीजिए। 15 का घनफल ज्ञात करना है अपने को, कौन सी विधि से, निखिलन विधि से। इसके लिए सबसे पहले हम क्या मानेंगे, आधार, माना आधार। तो अब देखो संख्या जो है अपनी 15, वो किसके निकट है, आधार के बारे में आपको बता दूं, आप क्या संख्या मान सकते हो आधार, या तो 10, या फिर कितना 100, या फिर कितना 1000, इस प्रकार से। ये आधार नहीं होते दोस्तों, 20, 30, 40, ये क्या होते हैं, उपाधार। इसी कड़ी में इधर बात करें तो 200, 300, ये क्या होंगे, उपाधार। तो अपने को क्या मानना है, आधार मानना है, ठीक है ना। तो संख्या अपने पास कौन सी, 15, और इसका आधार कितना हो जाएगा 10। तो 15 और इसका आधार कितना हो गया 10। तो यहाँ पे हमने लिख दिया आधार कितना 10, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं दोस्तों मानना, क्योंकि हमने आधार मानना है कितना 10। इसके बाद में पीछे वाले सवाल में भी हमने बात की थी, विचलन जो है उसका सूत्र होता है दोस्तों क्या, संख्या माइनस आधार। संख्या माइनस क्या, आधार। संख्या माइनस आधार। संख्या कितनी है 15, और माइनस आधार कितना है 10। 15 माइनस 10, विचलन कितना आ गया अपने पास है 5। निखिलन विधि से अपने को क्या याद करना है, घनफल। इसके लिए सूत्र होता है दोस्तों, ये क्या होता है सूत्र, देखो क्या, संख्या फिर प्लस 2 गुणा विचलन, फिर ओब्लिक 3 गुणा विचलन की स्क्वायर, 3 गुणा विचलन की स्क्वायर, और फिर विचलन की क्या दोस्तों, क्यूब। एक बार दोबारा बता देता हूं आपको सूत्र, संख्या फिर प्लस 2 गुणा विचलन, फिर ओब्लिक, फिर क्या 3 गुणा विचलन की स्क्वायर, फिर ओब्लिक विचलन की क्यूब। अभी देखो संख्या जब नाम आएगा, संख्या की जगह पे संख्या कितनी दी है अपने को 15, संख्या कितनी है 15। विचलन है, विचलन हमने अभी निकाला है कितना 5, ये जो है इसमें लिख देंगे, देखो कैसे, संख्या कितनी 15 प्लस 2 गुणा विचलन कितना 5, ओब्लिक 3 गुणा विचलन की स्क्वायर, यानी 5 की क्या स्क्वायर, 5 की स्क्वायर, वेरी गुड। अब विचलन की क्यूब यानी 5 की क्यूब, ठीक है। इसके बाद में देखो 15 और प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो 5 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया 10, फिर 3 इंटू 5 की स्क्वायर कितनी होती है दोस्तों 5 पंजा 25, और फिर 5 की क्यूब 5 पंजा 25, पंजा कितना 125, शाबाश। अभी देखो ये 15 और 10 कितने हो गए 25, इनको गुणा करेंगे 25 को 3 से, 25 दिया कितना 75, और 125 ऐसे कैसे आ जाएगा। अभी क्या देखना होता है निखिलन विधि में कि आधार में जीरो कितना है, आधार में कितना जीरो अपने पास केवल है एक। तो प्रत्येक खंड से, जैसे अब मैंने एक नाम लिया यहाँ पे खंड, इसका क्या मतलब है कि इसमें इस प्रकार से खंड बन गया अलग अलग, एक ये खंड और एक ये खंड और एक ये खंड, ठीक है ना। तो इस ये जो खंड है, ये खंड और ये खंड, इनमें से हम एक एक अंक लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आधार में कितना जीरो है अपने पास केवल है एक। तो इधर ये अंक आ गया इकाई का अंक, इकाई का कितना है यहाँ पे 5, ये इधर लिख दिया। ये जो बचा ना 12, ये इधर आ जाएगा इस साइड, और इसमें जुड़ जाएगा, देखो कैसे 12 इसमें क्या हो जाएगा प्लस, तो देखो 75 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 87 आ गया ना। अभी एक अंक लिखना है इकाई का अंक, तो कितना 7 यहाँ पे लिख दिया। 8 जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा, 25 और 8 कितने हो गए 33, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपना 33 और 75, कितना आ गया 3375।
ये आ गया अपना 15 का घनफल। यहां से मैं आपको दोबारा बता देता हूं दोस्तों, देखो यहाँ पे इकाई का कितना था 5, ऐसे कैसे लिख लिया 5, ये जो है 12, ये इस साइड आ जाएगा 75 में जुड़ जाएगा। देखो ये 75 और 12 कितने हो गए 87। 87 में फिर एक अंक लिखना है, क्यों एक अंक क्यों लिखना है, क्योंकि आधार में 0 कितना है केवल 1, तो 7 ऐसे जगह ऐसे लिख दिया, 7 यहाँ पे लिख दिया ना। अभी 8 जो है वो इसमें जुड़ जाएगा, 25 और 8 कितने हो गए 33, ये 33 का 33 हो जाएगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर यहाँ पे हमने एक अंक क्यों नहीं लिखा, तो ये अपना कौन सा खंड है जी, अंतिम खंड है, इसके आगे कोई खंड नहीं है, तो हम जो अंक है वो किसको देते हैं, फिर किसी को नहीं ना, इस कारण हमने 33 का 33 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर अपना तीसरा प्रश्न है, तो तीसरा प्रश्न देखो 32 का वर्ग वैदिक विधि से ज्ञात करना है। वैदिक विधि में दोस्तों हम जो है वो दो तरीके से करेंगे इसको, देखो मेरे कहने का मतलब है दो विधियों से करेंगे, एक तो द्वंद्व योग विधि और एक ये उपसूत्र याव दुनम ताव दुनी, उपसूत्र याव दुनम ताव दुनी, याव दुनम ताव दुनी। तो देखो मैं पहले आपको बता देता हूँ उपसूत्र याव दुनम ताव दुनी से, उपसूत्र याव दुनम और ताव दुनी, ठीक है ना। तो इसमें देखो वर्ग ज्ञात करने का होता है अपने पास एक सूत्र, कौन सा सूत्र है, देखो संख्या फिर प्लस विचलन और ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। ठीक है, यदि उपादारक हो तो यहाँ पे उपादारक सबसे पहले इसके गुणा में आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा उपादार अंक। अब देखने अपने पास संख्या कौन सी है 32, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया संख्या, संख्या कितनी 32, फिर क्या मानेंगे आधार मानेंगे। ठीक है, 32 जो है वो किसके निकट है, जैसे देखो 32 है, मैं कह दूं आपको 10 के पास है या फिर 100 के पास है, तो आप बोलोगे सर ये तो 10 के पास है, तो मैं कह दूंगा यदि ये 10 के पास है तो अपना आधार कितना हो गया 10, समझाई बात है, आधार कितना हो गया 10। अभी देखो विचलन की हम बात करें ना, तो विचलन जो है इसके लिए मैं आपको एक बात बता देता हूं, विचलन जो अपना होना चाहिए वो बस इतना होना चाहिए, विचलन की रेंज जो है वो कितनी होनी चाहिए 0 से 9, या हम कह सकते हैं 1 से 9 तक। लेकिन यहाँ पे विचलन अपना कितना आ रहा है, देखो विचलन का सूत्र की हमने बात की थी, विचलन के सूत्र की क्या बोला था, संख्या माइनस क्या आधार, संख्या माइनस है आधार। तो संख्या अपने पास कितनी है 32, इसमें से क्या घटा रहे हैं 10, 32 में से 10 घटा रहे हैं ना, तो कितना आ जाएगा 22, 1 और 9 के बीच में नहीं है ना, तो हम क्या बोल देंगे ये बात है सही नहीं है। तो अपने पास अब देखो अपने को फिर किसका यूज लेना पड़ेगा, उपादार अंक का यूज लेना पड़ेगा, किसका यूज लेना पड़ेगा उपादार अंक का। तो एक तो चीज होती है दोस्तों अपने पास उपादार और एक होती है उपादार अंक। अब मैं ये बोल दूं कि यह संख्या जो है 10 के निकट नहीं है, इससे ज्यादा 30 के पास है, किसके पास है 30 के पास। तो अब देखो उपादार अंक क्या होगा कि इसको 10 को कितने से गुणा करूं कि कितना आ जाए 30 आ जाए, तो कितने से गुणा करना पड़ेगा 3 से, तो 3 जो है ना वो क्या हो जाएगा अपना उपादार अंक। समझाई बात ना आपके, ये जो 10 है इसको कितने से गुणा करूं कि कितना आ जाए 30 आ जाए, तो कितने से गुणा करना पड़ेगा 3 से। अब चलो अपने सूत्र के पास, देखो उपादार अंक, उपादार अंक कितना है अपने पास भी 3 है ना, फिर है संख्या, संख्या कितनी है 32, फिर है विचलन, विचलन देख लेते हैं हम यहाँ पे, देखो विचलन यदि उपादार आ गया ना नाम, तो फिर अपने पास ये ऐसे आ जाएगा संख्या और माइनस आधार ने आकर के संख्या माइनस क्या हो जाएगा उपादार। तो संख्या कितनी है 32 और इसमें से घटा देंगे उपादार कितना 30, 32 में से 30 घटा दिया कितना आ गया 2, विचलन कितना है अपने पास है 2, और ये फिर ओब्लिक विचलन की क्या हो जाएगी स्क्वायर, 2 की स्क्वायर। तो देखो 3 फिर इंटू 32 और 2 कितने हो गए 34, 32 और 2 कितने हो गए 34, और फिर ओब्लिक और देखो 2 की स्क्वायर कितनी हो गई 4, इसको मैं हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गुणा। अब 34 को 3 से गुणा करेंगे, 34 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 102, और यहाँ पे कितना है 4, इस ओब्लिक को हटा देंगे, ये आ जाएगा अपना उत्तर, कितना आ गया 1024, यानी 32 का वर्ग जो है वो कितना होता है 1024। अब इसके बाद में हम बात करें
ये जो विधि है अपनी द्वंद्व योग विधि, इसकी मैं बात करूं द्वंद्व योग विधि की, तो देखो क्या होगा, इससे भी हम इसको आसानी से कर सकते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिख लूंगा, 3 अलग अलग खंड बना लेंगे। 3 यहाँ पे कितना लिख दिया 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 32। 3 फिर कितना 32 और फिर कितना 2। अब इसको द्वंद्व योग क्यों बोला जाता है, क्या नाम है इसका, द्वंद्व योग। क्योंकि हम क्या करेंगे, ये जो खंड है ना अपना बीच वाला, इसको देखो किस प्रकार से सेट करना पड़ता है। 3 जो है ना इसका क्या कर दिया वर्ग, और यहाँ पे लगा देंगे ओब्लिक, ये ओब्लिक तो अपने हो गया। 32 में क्या करेंगे 2 × 3 × 2, यहाँ पे इसको क्या है द्वंद्व कर रहे हैं हम, 2 से गुणा कर रहे हैं, इसी कारण इसका नाम जो है वो क्या पड़ जाता है, द्वंद्व योग विधि। और फिर 2 का क्या हो गया स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे लिख देंगे 3 की स्क्वायर कितनी हो गई 9, इसको गुणा कर दो, यहाँ पे हम कह देते हैं 2 × 6, और 6 2 कितने हो गए भी 12, और फिर 2 की स्क्वायर कितनी आ गई 4। ठीक है, प्रत्येक खंड से एक अंक लिखना है, यहाँ से कितना लिख दिया 4, यहाँ से कितना लिखेंगे 2, ये जो 1 है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, 9 और 1 कितना हो गया 10, कितना आ गया अपने पास 1024। तो देखो ये तो अपनी विधि है द्वंद्व योग विधि, और उपसूत्र याव दुनम ताव दुनी। ठीक, तो अभी अपना प्रश्न नंबर 4 है, तो इसके बारे में आपको बता दूं दोस्तों, ये अपना प्रश्नावली नंबर 1 का अंतिम प्रश्न है, और जो 1 नंबर प्रश्नावली है ना अपनी, वो परीक्षा की दृष्टि से देखो 4 नंबर की है, इसमें से किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, 1 नंबर का ये, 1 नंबर का ये, और ये कितने नंबर का 2 नंबर का। ठीक है ना, तो ये जो 1 नंबर का प्रश्न आता है ना एक, ये इस प्रकार से ये जो अपनी 1.4 चैप्टर है ना 1.4, उसमें से है ये प्रश्न वैदिक विधि से। अब ये जो विधि है ना वैदिक, अपनी किताब में कितने जो है देखो कौन कौन से लगती है। एक तो प्रावर्त्य योजित विधि से समीकरण हल करनी आती है, कौन सी विधि, प्रावर्त्य योजित विधि, और एक है सूत्र शून्य साम्य समुच्चय, सूत्र शून्य साम्य समुच्चय। तो यदि किसी भी विद्यार्थी के सूत्र शून्य साम्य समुच्चय में प्रॉब्लम है, ये जो समीकरण, ये जो अपना प्रश्न है ना, ये तो हम प्रावर्त्य योजित से करेंगे। यदि किसी भी विद्यार्थी को सूत्र शून्य साम्य समुच्चय में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, इसको मैं आप एक क्या है महत्वपूर्ण ट्रिक के साथ करवा दूंगा, और आपका इसमें जो प्रश्न आएगा पेपर में वो गलत नहीं होगा। लेकिन यदि मैं आपको एक बात बताऊं कि अब की बार जो प्रश्न आने के चांस हैं वो कौन सी विधि से है, प्रावर्त्य योजित विधि से। लेकिन फिर भी यदि सूत्र शून्य साम्य समुच्चय में आपकी प्रॉब्लम है और आपको यह लगता है कि सूत्र शून्य साम्य समुच्चय तो बहुत कठिन है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूंगा इसके साथ। अब देखो 1 नंबर का ये जो प्रश्न है, ये इस बार अपने जो मैंने आपको बताया ना, कौन सा प्रश्न 32 का वर्ग ज्ञात करना, 1 नंबर का प्रश्न ये आ सकता है अपना 1 नंबर का 1.4 में से ये समीकरण हल करना। यह जो प्रश्न है 2 नंबर का, ये देखो या तो आएगा क्या करना, भाग देना, या फिर मैंने आपको अभी अभी प्रश्न करवाया था ना जो कौन सा, निखिलन विधि से घनफल, निखिलन विधि से क्या घनफल, इस प्रकार से इसमें से प्रश्न आते हैं। तो हम अभी इस प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रावर्त्य योजित से जो भी सवाल अपने पास आएगा 1 नंबर का, उसे हल करने के लिए मैं आपको एक सूत्र बताता हूं दोस्तों। सूत्र क्या होगा अपना, x बराबर है d माइनस बी बट्टा a माइनस सी। एक्स बराबर क्या, देखो क्या हो गया, x बराबर d माइनस बी बट्टा a माइनस सी। ठीक है ना, ये सूत्र जो है वो अपना किस प्रकार के समीकरण में लगता है। जैसे देखो यदि समीकरण इस प्रकार से दियो, ax प्लस माइनस बी फिर बराबर cx फिर प्लस माइनस डी, लेकिन आप कहोगे सर ये आप क्या कर रहे हो, यह समीकरण तो इस प्रकार की नहीं है ना इस प्रकार की। तो इस समीकरण को हम इस प्रकार के क्या कर लेंगे, बना सकते हैं ना। देखो कैसे बना सकते हैं, इसमें क्या करेंगे, ये जो अपनी समीकरण दी हुई है 2x प्लस 1 फिर बट्टा 3x प्लस 4 और बराबर 1 बट्टा 3, तो इसको हम क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इसको क्या कर दें, वज्र गुणा कर दें। देखो कैसे, 2x प्लस 1 जो है ना, इसको किससे गुणा हो जाएगा अपना 3 से, किससे गुणा हो गया 3 से, फिर बराबर 3x प्लस 4 का किससे गुणा हो जाएगा अभी 1 से, 3x प्लस 4 का किससे गुणा हो गया 1 से। तो देखो इसको गुणा कर रहा हूं मैं, 3 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 6x, फिर 3 को 1 से गुणा किया कितना आ गया
3, फिर 3x को 1 से गुणा करेंगे कितना आ गया 3x, फिर प्लस 4 से 1 जो है मतलब इसको 4 को 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4। अभी अपने को देखना है ए बी सी और डी का मान देखना है। तो देखो मैंने आपको कहा था इस प्रकार से समीकरण होती है ax प्लस माइनस बी फिर बराबर cx प्लस माइनस डी। तो देखो a की वैल्यू कितनी हो गई 6, फिर b की वैल्यू कितनी हो गई 3, c की कितनी 3, अच्छा d की कितनी 4। ये सारे मान हम इसमें लिख देंगे। तो देखो x बराबर कितना आ जाएगा d है ना, d की जगह कितना लिख देंगे 4, फिर माइनस b की जगह कितना 3, 4 माइनस कितना 3, फिर बटा a की जगह कितना आ जाएगा 6, फिर माइनस c की जगह कितना आ जाएगा 3। तो देखो यहाँ पे 4 में से 3 घट गया कितना आ गया 1, और 6 में से 3 घट गया कितना आ गया 3। तो ये हो गया दोस्तों अपने समीकरण का हल, या हम कह सकते हैं x का मान कितना आ गया 1/3। तो इस प्रकार से जो अपना चैप्टर 1 है, या मैं बोल दूं प्रश्नावली 1 के सभी जो प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो हमने हल कर लिए। यदि इसके अलावा आपको जो है प्रश्नावली 1 में किसी भी प्रश्न में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। इसके बाद में प्रश्नावली 2 जो है वो जो प्रश्नावली 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी अभी करेंगे, ठीक है। तो अब हम करेंगे प्रश्नावली नंबर 2। तो इसके बारे में आपको बता दूं ये जो चैप्टर है वो कितने अंक का 3 अंक का है सर, और इसमें से प्रश्न किस प्रकार से आएंगे, एक प्रश्न 1 अंक का, एक प्रश्न कितने अंक का 2 अंक का। 1 अंक का जो प्रश्न है इसमें आपको सिंपल ऐसे पूछेगा, जैसे ये जो प्रश्न है पिछली बार आया था 68 और 119 का क्या निकालना था HCF, ठीक है ना। यानी मैं आपसे यह कह रहा हूं कि सिंपल आपको 2 संख्या दे देगा और क्या पूछेगा HCF, या फिर HCF पूछेगा, या फिर 2.4 जो अपना चैप्टर है उसमें इस प्रकार के प्रश्न दिए हुए हैं जो है दशमलव प्रसार से संबंधित, शांत है या फिर अशांत है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है वो आने के ज़्यादा चांस है इस बार है। तो 2.4 में से हम प्रश्न करेंगे। और एक ये जो प्रश्न अपना है इसमें देखो यूक्लिड विभाजन से संबंधित प्रश्न आ सकता है आपका, या फिर कौन सा जो है ना अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, कौन से चैप्टर में है 2.3 में। तो हम अभी पहला प्रश्न जो है अपना इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें से जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें देखो जो आपका पेज नंबर 33 पर उदाहरण नंबर 3 है, प्रश्न कौन सा है दोस्तों, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 2053 को इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचता है 5 बचता है, प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना रहे 5 रहे। तो हम क्या करेंगे, इन संख्या में से पहले ये जो शेषफल है, इस प्रकार का प्रश्न दोस्तों आपको विविध प्रश्नमाला 2 में 17 नंबर प्रश्न भी दिया हुआ है। कौन सा प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न इसी प्रकार का है। उसमें क्या है, उसमें इस प्रकार दिया हुआ है, जैसे संख्या दे दी 2, ऐसे बोलेगा 1 में 5 और 1 में कितना बच रहा है 7, और यहाँ पे अपने पास क्या है केवल कितना बच रहा है 5। तो इस प्रकार से जब आपको संख्या दी हुई है ना, तो आपको क्या करना है, जैसे ये मान लो ये 245, इसमें से कितना घटा देंगे 5, 2053 जो है इसमें से कितना घटा देंगे 5। लेकिन वो जब आप सवाल करोगे तो क्या घटाओगे, जैसे ये 245 इसमें से कितना घटा दिया 5, 2053 में से कितना घटा दिया 7। लेकिन हम जो है अभी क्या करेंगे, कितना घटाएंगे 5। इस प्रकार से देखो 245 है, इसमें से कितना घटा दिया 5, कितना बच गया 240। फिर क्या करेंगे 2053 है ना, इसमें से कितना घटा दिया 5, कितना बच गया 2048। फिर इसने क्या दिया है सबसे बड़ी संख्या, कौन सी संख्या पूछी है सबसे बड़ी संख्या, और हम जानते हैं दोस्तों सबसे जो होती है अपनी बड़ी संख्या वो क्या होती है HCF, और जब नाम ऐसे आ जाए सबसे छोटी संख्या तो वो क्या होगी अपना LCM। लेकिन अभी सबसे बड़ी संख्या तो अपने को क्या निकालना है HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए अपने पास कौन सी विधि हो जाएगी, विधि हो जाएगी 2, एक तो अपनी अभाज्य गुणनखंड विधि और एक अपनी यूक्लिड विभाजन विधि, ठीक है 2 विधि होगी। अभी हम जो है यूक्लिड विभाजन विधि से इसको हल करके देखते हैं दोस्तों, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन विधि में जो अपने पास एक संख्या होती है बड़ी, उसको ऐसे लिख देंगे, और ये आ गया अपना 240, तो इसमें भाग देंगे। तो देखो भाग कितने बार चला जाएगा अभी अपना 9 बार ना, यहाँ पे 0 आ गया, 9 को 4 से गुणा करेंगे 36, 9 बार तो नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा फिर 8 बार, 8 को इससे गुणा किया, 8 को 4 से गुणा करेंगे 32,
कितना बच गया 3। 8 को 2 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 और 3 कितना हो गया आपका 19। फिर घटाएंगे, 8 में से 0 घटाया कितना बच गया 8, और फिर 4 में से 2 घटाया कितना बच गया 2, फिर 20 में से 19 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 1। फिर हम इस साइड इधर क्या बना लेंगे अपना ये भाग वाला पोर्शन बना लेंगे, और ये जो संख्या है 240 वो इसके अंदर ऐसे कैसे लिख देंगे। अब इसमें भाग देंगे कितने बार चलेगा अपना, एक बार चलेगा। तो 128 को 1 से हम जो गुणा करेंगे तो 128 आ गया। अब 240 में से 128 घटाएंगे कितना बच गया 2, और फिर 3 में से 2 1, और 2 में से 1 1। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 128 आ जाएगा। 112 1 से किया कितना आ गया 112, और फिर कितना बच गया 16। इससे ऊपर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों, देखो 16, और फिर यहाँ पे कितना आ गया आपका 112। 16 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 112। अब ये जो प्रक्रिया अपने को कहाँ तक लेके जानी है, जब शेषफल कितना आ जाए 0। अब देखो शेषफल कितना आ गया 0, उस समय हम किस संख्या से भाग दे रहे हैं वही अपना क्या होता है अच्छेप होता है। तो अपने पास शेषफल आया 0, उस समय हम किस संख्या से भाग दे रहे हैं 16 से, तो हम कह देंगे जी अच्छेप जो है वो कितना है 16 है। तो अच्छेप 16 है, तो वह सबसे बड़ी संख्या भी कितनी है 16 है। तो अपनी वह सबसे बड़ी संख्या जो है वो कौन सी आ गई 16 आ गई। ठीक है, इसको आप इस विधि से न करके अभाज्य गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो भी अपना जो उत्तर है वो कितना होगा 16। प्रश्न है दूसरा प्रश्न कौन सा है, देखो सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस ये देखो 3 + 2√5 एक अप्रिमेय संख्या। इसमें मैं आपको बता दूं पिछली बार जो प्रश्न आया था वो ऐसे आया था, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अप्रिमेय संख्या, जो इससे ऊपर वाला उदाहरण है दोस्तों। ठीक है ना, ये जो है ये तो आपका दूसरा उदाहरण है, और ये जो है वो पहला उदाहरण है चैप्टर नंबर जो 2.3 से पहले। ठीक है ना, तो इस प्रश्न को हम करके देखते हैं। इससे मैं आपको एक अच्छी सी बात भी बताने वाला हूँ। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना जो संख्या दी है ना अपने को, माना 3 + 2√5 एक कौन सी संख्या मान लेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे। यहाँ पे परिमेय सिद्ध करनी है ना, इसके विपरीत कौन सी संख्या मान लेंगे, परिमेय संख्या। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या। ठीक है, अब हम जानते हैं परिमेय संख्या जो है इसको इसकी परिभाषा के अनुसार, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो अब हमने लिख दिया जो परिमेय संख्या है इन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तथा अब देखो ये जो है P व Q क्या है, P व Q पूर्णांक है। क्या है दोस्तों, ये पूर्णांक है तथा सह अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या, सह अभाज्य संख्या। ये तो आप लोग जानते ही हो, सह अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनका अच्छेप कितना आता है 1। जैसे मैं ये बोल दूं 3 और 5, 5 और 7, ये किस प्रकार की संख्या है, सह अभाज्य संख्या। अब देखो परिमेय संख्या हमने किसको माना था, 3 + 2√5 को। तो इसके नीचे मैं लिख दूं 3 + 2√5 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, ये P/Q। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न जैसे आपके पास आ जाए, जैसे 7√5 वाला हो, कोई सा भी प्रश्न हो, उसमें आपको क्या करना है, एक तरफ केवल अंडरूट वाली संख्या लिखनी है। एक तरफ केवल कौन सी संख्या लिखनी है, अंडरूट वाली। इसके अलावा अपने पास जो भी अंक है उन सभी को इधर लेके जाना है। ठीक है ना, सबसे पहले हम किसको लेके जाएंगे, इधर है इस वाले 3 को। ठीक है, तो देखो ऐसे लिख दूंगा इसको, ये बच गया 2√5, फिर बराबर P/Q, और यहाँ पे माइनस कितना आ गया 3, और इसके नीचे कितना लगा दें 1। फिर देखो Q और 1 का कितना आ जाएगा, एलसीएम Q आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा P। फिर अब देखो Q को 3 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये 3Q। ठीक है, अभी ये तो अपना जो है चला गया ना उधर, अब किसको लेके जाएंगे 2 को। तो ये जो है इधर किस में, गुणा में है, तो उस साइड लेके जाएंगे, किस में चला जाएगा, भाग में। तो √5 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, P - 3Q बटा यहाँ पे कितना था, केवल Q। लेकिन ये जो 2 है वो क्या है अपने पास इस साइड गुणा में है, तो इधर किस में आ जाएगा, ये आ गया जी भाग में। तो ये चीज़ बच गई अपने पास। अब मैंने आपको ये बोला कि एक साइड केवल कौन सी संख्या रखनी है आपको, ये वाली संख्या, अंडरूट वाली संख्या, और
जो एक साइड बचेगी उसमें यह संख्या अपन बोल सकते हैं बिना अंडर रूट वाली संख्या जो है वो हम रखेंगे, क्योंकि अंडर रूट वाली जो संख्या है, मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, देखो अंडर रूट के अंदर जब अभाज्य संख्या होती है ना, अंडर रूट के अंदर कौन सी संख्या होती है, अभाज्य संख्या, तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है ना। तो अभी देखो अंडर रूट के अंदर अपने को जो संख्या दी हुई मिलेगी यहाँ पे वो हमेशा कौन सी संख्या दी हुई मिलेगी, अभाज्य संख्या, क्योंकि जब अंडर रूट के अंदर अभाज्य संख्या आएगी ना तभी तो वो कौन सी संख्या बनेगी, अपरिमेय संख्या बनेगी। तो मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि अंडर रूट 5 जो है ना वो तो इधर क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, क्या हो गया इधर अपरिमेय संख्या, और ये जो संख्याएं हैं पूर्णांक हो गए, पूर्णांकों का गुणनफल व भागफल कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या। तो इधर देखो ये वाली अपरिमेय संख्या और इधर कौन सी संख्या आ गई, परिमेय संख्या, इनके बीच में जो निशान है वो क्या आ गया, ये वाला निशान आ गया बराबर का। अब मेरे कहने का मतलब अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों बराबर है, ये बात। अब ये बात हम बोलेंगे तो ये कौन सी बात हो जाएगी दोस्तों, अपनी विरोधाभासी हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 5 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि p माइनस 3q/2q एक परिमेय संख्या है। एक कौन सी संख्या है दोस्तों, एक परिमेय संख्या है। अतः क्या उत्पन्न हो गया, विरोधाभास। अतः विरोधाभास की उत्पत्ति से, विरोधाभास उत्पन्न हो गया, विरोधाभास की उत्पत्ति से कल्पना में क्या हो गई दोस्तों, त्रुटि हो गई, गलती हो गई। कल्पना कहाँ की थी, यहाँ की थी कल्पना, ये देखो कल्पना की थी, हमने माना था क्या कि 3 प्लस ये जो संख्या है ना 3 + 2 अंडर रूट 5 वो कौन सी संख्या है, ये अपनी परिमेय संख्या है। लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं कि कल्पना में क्या हो गई, त्रुटि हो गई, अर्थात कल्पना में त्रुटि हो गई, वो परिमेय संख्या नहीं थी, वो कौन सी संख्या थी, अपरिमेय संख्या थी। कल्पना में त्रुटि हो गई अर्थात 3 + 2 अंडर रूट 5, अर्थात 3 + 2 अंडर रूट 5 कौन सी संख्या है दोस्तों, एक अपरिमेय संख्या है। यह कौन सी संख्या है, अपनी अपरिमेय संख्या है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, देखो 13/125 का दशमलव प्रसार यदि शांत हो तो इसको क्या लिखना है, दशमलव रूप में लिखना है। अब मैंने आपको बताया था इस प्रकार का 1 नंबर का जो अपना प्रश्न है वो आ सकता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, देखो एक तो होता है दशमलव प्रसार शांत और एक क्या होगा अशांत। मैं इसके बारे में आपको पहले बता दूं भी जो है अपनी कौन सी कंडीशन में दशमलव प्रसार शांत होगा और कौन सी कंडीशन में दशमलव प्रसार अशांत होगा। हम क्या करेंगे, हर जो है ना अपना हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। जब हर के अभाज्य गुणनखंड या तो अकेली 2 की घात कितनी या फिर या 5 की घात चाहे कितनी भी हो, या 2 × 5 की घात, ठीक है ना। इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं 2 की घात अम 5 की घात अन, या फिर 2 की घात अम × 5 की घात अन, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी रूप में हो तो अपना दशमलव प्रसार जो है वो क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे यहाँ पे अपने पास आ जाए 3 तो फिर अपना जो है दशमलव प्रसार वो कौन सा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब अकेले या तो आना चाहिए 2 या फिर अकेला कितना 5 या फिर कितना 2 और 5 दोनों साथ में आ जाए तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। इसके अलावा अपना जो है दशमलव प्रसार वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो अभी अपने देखो इसमें हम हर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं दोस्तों कि क्या होता है, कभी कभी ये दोनों संख्याएं कट जाती है आपस में, ठीक है ना। ये दोनों संख्याएं जब क्या आपस में कटे तो इनको पहले काट लेना है, उसके बाद में हर के अभाज्य गुणनखंड करनी है, ठीक है ना। तो अब क्या है, देखो 13 और 125 आपस में कट तो नहीं रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हर जो 125 है अब इसको ऐसे ले सकते हैं हम, अंश और बट्टा क्या हर। अब हर ये होता है दोस्तों नीचे वाला, अब जो है किसी को पता नहीं होगा तो हर जो है वो क्या है, ये वाला हर है। अब हर के हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। जैसे 125 के अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 5 × 5 × 5, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की घात कितनी 3, क्योंकि 5 कितनी बार आ गया, 5 अपना 3 बार, 1 2 और 3।
अब इसको ऐसे लिख दें 13 और बट्टा 125 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 5 की घात कितनी 3। और मैंने आपको बताया था अभी जब क्या हो 2 की घात आए या किसकी घात है 5 की या 2 गुणा 5 की, तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अभी अपने पास किसकी घात आ गई, ये देखो 5 की घात, तो हम लिख देंगे यहाँ पे दशमलव प्रसार जो अपना है वो क्या है दोस्तों, शांत दशमलव प्रसार है। तो देखो दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत है। अब प्रश्न में अपने को दिया है दशमलव प्रसार शांत हो तो कौन से रूप में लिखो, दशमलव रूप में लिखो। एक बात याद रखना, जब दशमलव प्रसार अशांत हो तो दशमलव रूप में इसको नहीं लिखा जाएगा। जब शांत होगा ना, केवल क्या होगा, शांत, तभी हम इसको दशमलव रूप में लिख सकते हैं। तो देखो इसको दशमलव रूप में कैसे लिखा जा सकता है वो मैं इसको आगे हल करके आपको बताता हूँ। जब आप इसको दशमलव रूप में लिखोगे तो पहले इसको ऐसे कैसा लिख लेंगे। अब यहाँ पे 5 की घात जो है ना, 5 की घात कितनी है 3 है, तो इसको ऊपर नीचे ऐसे गुणा करेंगे। देखो यहाँ पे 2 की घात, जितनी यहाँ पे 5 की घात होगी उतनी यहाँ पे अपने को किसकी घात लगानी है, जी हाँ 2 की घात। तो यहाँ पे 5 की घात कितनी थी 3, यहाँ पे मैंने लगा ली 2 की घात 3 और फिर बट्टा 2 की घात कितनी 3। अब इसको काट मत देना ऐसे, 2 की घात 3 2 की घात 3 कट गई, ठीक है ना। इसको हल करना है अपने को आगे। ये आ गया जी कितना 13। फिर देखो 2 की घात 3 कितनी होती है 8। फिर अब देखो इन दोनों को गुणा कर लेंगे, 5 को 2 से गुणा कर लिया, कितना आ गया 10। और फिर इनकी घात कितनी है दोनों की 3, तो यहाँ पे भी कितनी घात लिख देंगे हमें 3। यानी अब देखो 13 को 8 से गुणा कर लो, कितना हो गया, 13 को 8 से गुणा करेंगे तो 104 आ गया ना। और फिर अब देखो 10 की घात जो 3 है वो कितनी हो गई 1000। यानी अब देखो यहाँ पे नीचे इसके कितने जीरो हैं 3 जीरो, 1 2 3, तो हम ये जो वाले अंक है 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, 1 2 3 अंक, तो 4 0 1 पॉइंट कितना 0, ये अपना आ जाएगा इसका दशमलव है रूप 0.104। तो अभी अपना जो अंतिम प्रश्न है चैप्टर 2 का इंपॉर्टेंट प्रश्न की जो सीरीज में अपना अंतिम प्रश्न है, चौथा प्रश्न जो बोल रहे हैं प्रश्नावली 2 का, कौन सा है देखो, यदि संख्याओं 306 और 657 का HCF 9 हो तो LCM ज्ञात कीजिए। इसके लिए दोस्तों आपको एक सूत्र देखो, ये वाला सूत्र, ये अपने चैप्टर 2.2 में है। कौन सा सूत्र है, मैं लिख लूँ इस प्रकार से, देखो पहली संख्या फिर गुणा कौन सी संख्या, दूसरी संख्या, पहली संख्या फिर गुणा कौन सी संख्या, दूसरी संख्या, बराबर है HCF गुणा LCM। इस सूत्र पे दोस्तों आपके जो पेपर है उसमें एक प्रश्न आता ही आता है, हर साल आता है। जैसे देखो ये जो सूत्र है ये एक तो इस चैप्टर में लग गया दूसरे में, और कौन से चैप्टर में लगता है तीसरे में, तो तीसरे में कौन से में 3.6 में, और यहाँ पे कौन से में 2.2 में, ठीक है ना। तो देखो ये जो प्रश्न है जो अपना है विविध प्रश्न वाला 2 का प्रश्न है ये, तो इसको हम हल करेंगे। तो देखो पहले संख्या ये दी अपने को 306, अच्छा दूसरी संख्या कितनी है 657, HCF कितना है 9, और अपने को क्या ज्ञात करना है LCM ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखो इसको पहले मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ HCF गुणा LCM, क्योंकि जो संख्या हमें ज्ञात करनी है वो मैं इस साइड रखता हूँ, ठीक है ना। तो पहले संख्या यहाँ पे लिख दिया जी पहली संख्या, और फिर इसके गुणा में आ गई कौन सी संख्या, दूसरी संख्या, ठीक है ना। अभी देखो HCF कितना दिया हुआ है अपने को 9, फिर गुणा इसके गुणा में क्या आ गया LCM, फिर पहली संख्या, अच्छा पहली संख्या कितनी है 306, फिर अच्छा दूसरी संख्या कौन सी है 657। अभी अपने को क्या ज्ञात करना है LCM, तो इस साइड अपने क्या रख लेंगे LCM इधर रख लेंगे। तो LCM बराबर कितना आ जाएगा, देखो 306, फिर इसके गुणा में कितना 657, 9 जो है इस साइड, अब देखो इसके गुणा में ना इस साइड अपन लेके जाएंगे तो किस में चला जाएगा ये भाग में, इससे इसको काट देंगे दोस्तों। देखो 9 एकम 9, अच्छा 9 तिया कितना हो गया 27, बच गए 3 36, 9 चौका कितने हो गए 36। अब क्या करेंगे 657 को इससे गुणा करना है, तो 657 को अपने इससे गुणा करेंगे, तो देखो 657 34 को गुणा करना है किससे
657 से। तो 34 को 657 से अपन गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 8 3 3 22। तो कितना आ गया दोस्तों 22,338। ये अपना क्या आ गया एलसीएम आ गया। ठीक है ना। तो अभी मैं आपको एक बात बता दूं, देखो यदि आप ये चाहते हो कि मैं आपको इसी प्रकार से सारा जो है अपना गणित जो है वो इस प्रकार से करवा दूं, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर आप करो, क्योंकि लॉकडाउन के बाद आपको पता है दोस्तों, लॉकडाउन के बाद कक्षा 10 का गणित का पेपर होना है। ठीक है ना। और ये जो अपना गणित है ये क्या है, महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इसलिए मैं आपको इस प्रकार से हम ये जो सीरीज़ है वो लेकर के आए हैं, जो है इसीलिए लेकर के आए हैं कि ये जो विद्यार्थी है वो क्या कर सकें, इस प्रकार से गणित के जो प्रश्न है वो हल कर सकें और उन्हें क्या उसके कुछ फ़ायदा हो सके। यदि अब जो मैं आपको क्या करूँगा, इसी प्रकार एक दो चैप्टर जो है कल जैसे हम तीसरे चौथे चैप्टर का कर लेंगे, उसके बाद में पाँचवें छठे का इस प्रकार से करते रहेंगे। इसके बीच में अब आप क्या करोगे, यदि कोई प्रश्न ऐसा है इसके अलावा जो आपको नहीं आ रहा हो वो आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल देना, तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, अच्छा लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, ताकि आपके जो दोस्त वगैरह हैं क्या उनको भी क्या हो फ़ायदा हो सके। ठीक है, धन्यवाद।